अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोगों को बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग करके एक जगह पर बुलाया जाता है। लेकिन जब ये लोग उस जगह पर आते हैं तो उन लोगों ने जो गुनाह किए थे वो उन्हें सुनाए जाते हैं और कोई इंसान सजा के तौर पर उन लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारने लगता है। तो दोस्तों, इन सभी लोगों ने कौन कौन से गुनाह किए थे और क्या वो इंसान इन सभी लोगों को मारकर अपना बदला ले पाएगा? यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है विराज जी। दोस्तों, इस कहानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अलग है और इस कहानी के एंड में जो ट्विस्ट रिवील होता है उसे आप सोच भी नहीं सकते और ऐसा ट्विस्ट आपने कभी देखा नहीं होगा। सच में इस मूवी की कहानी बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी की चिता को जला रहा होता है और तभी वहाँ पर खड़ा एक पंडित उन अस्थियों को एक मटके में भर के उस आदमी को दे देता है। उसके बाद वो आदमी उन अस्थियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो आदमी उन अस्थियों को जमीन पर रख देता है और वहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। अब दोस्तों, ये आदमी कौन है और वो किसकी चिता को जला रहा था, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके बाद हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कहानी के कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहले हम प्रभाकर नाम के एक सब इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास कांस्टेबल एक कॉलेज स्टूडेंट को लेकर आता है, क्योंकि उस लड़की के पास से ड्रग्स के पैकेट्स मिले थे। तो प्रभाकर कांस्टेबल से कहता है कि इसे जेल के अंदर डाल दो। अब उसी समय प्रभाकर को उसके एक सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है और वो उससे एक बिल्डिंग में आने के लिए कहता है। उसके बाद हम राजू नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक कपल की फोटो क्लिक कर रहा होता है और इस फोटोग्राफर को सब लोग प्यार से कॉन्सेप्ट राजू भी कहते हैं। ये अपनी फोटोग्राफी और वेडिंग शूट के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है। फिर उसके बाद हम वेदा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसीलिए वो जो भी जोक्स लिखती है ना, वो सबसे पहले अपने पति को ही सुनाती है और उसके पति को ना चाहते हुए भी उसके सारे जोक्स सुनने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि वाइफ के आगे किसकी चलती है। अब वेदा अच्छी तरीके से तैयार होकर घर से एक इवेंट पर जाने के लिए निकलती है। एक जगह पर उसे इवेंट के लिए बुलाया गया था और वो इवेंट वाला उन्हें लेने के लिए एक कार में भेजता है और उस कार के अंदर हम कुछ और भी लोगों को देखते हैं जो कि उसी जगह पर जा रहे थे। जिसके बाद ये सभी लोग साथ में उस इवेंट वाली जगह पर जाते हैं और वहां पर पहुंचने में उनको काफी रात भी हो जाती है, लेकिन फाइनली बड़े लंबे सफर के बाद वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर उतरने के बाद अशोक नाम का एक आदमी जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वो उन सभी लोगों का वेलकम करते हुए उन्हें बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है। अब अंदर दोस्तों रामाकृष्ण नाम का एक स्वामी भी होता है और उन्हें भी इस इवेंट में बुलाया गया था। अब स्वामी को देखने के बाद वहां पर कोडांदम नाम का एक प्रोड्यूसर उनके पैरों में जाकर गिरता है और उन्हें बताता है कि उसकी हर एक मूवी एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही है। अब उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद स्वामी उसे अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जा, आज के बाद तुम्हारी हर एक मूवी हिट नहीं बल्कि सुपर हिट होगी। अब वहीं पर हम सुधा नाम की एक औरत को देखते हैं। वो अशोक से कहती है कि मैं इस इवेंट में नहीं आई हूँ और उसी तरह से यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई हूँ। अशोक कहता है कि हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर दोस्तों हम इस बिल्डिंग में उस सब इंस्पेक्टर प्रभाकर को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग की तलाशी कर रहा होता है और फिलहाल वो यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है ये हमें सब पता चल जाएगा। अब उसके आगे ये सभी लोग बिल्डिंग के चारों तरफ घूमने लगते हैं और वहाँ की पेंटिंग्स को अच्छी तरीके से निहार रहे होते हैं और इस जगह को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई इवेंट हो सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग तो देखने में बहुत सालों से बंद लग रही है। अब इसी बीच यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है रोमना और कीर्ति और ये दोनों यहाँ पर अपना हनीमून मनाने के लिए आए होते हैं। असल में उन्हें बताया गया था कि यहाँ पर एक होटल है और अगर आप यहीं पर हनीमून मनाने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको 90% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इस जगह पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनसे झूठ बोला गया था, क्योंकि ये बिल्डिंग दिखने में कहीं से भी होटल नहीं लग रही थी। अब वो यहाँ पर आने के बाद बाकी सभी लोगों के साथ इस इवेंट में शामिल हो जाते हैं और किस आदमी ने इन दोनों को झूठ कहकर यहाँ पर बुलाया था यह हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब उसके बाद दोस्तों अशोक इन सभी लोगों को एक बड़े हॉल में बुलाता है और वहाँ पर रखी हुई कुर्सियों पर ये सभी लोग बैठ जाते हैं। उनके साथ सब इंस्पेक्टर प्रभाकर भी इस इवेंट में होता है। अब उसके बाद यहाँ पर अशोक वहाँ पर रखे हुए पेपर्स को अपने हाथ में लेकर उसे पढ़ने लग जाता है और एक एक करके कुछ रैंडम लोगों के नाम लेते हुए उन सभी लोगों से कहता है कि आप लोगों ने इन नामों को सुना होगा और ये नाम सुनकर आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा।
मतलब कि ये लोग आपको याद है, जो कि ये सभी लोग आप ही की वजह से मारे गए थे। अब ये बात सुनकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं और हैरान होकर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर कोदाम के बारे में बताया जाता है कि तुम्हारे पास भार्गवी नाम की एक लड़की आई थी, जिसको तुमने मूवी में काम देने के नाम पर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसको मार भी दिया। उसके बाद वेदा के बारे में बताया जाता है कि वेदा, जो कि फ्रेंडशिप के नाम पर सेल्वी नाम की एक लड़की की मौत का कारण बनी। अब उनमें से अगला होता है कॉन्सेप्ट राजू, जिसकी झूठी गवाही की वजह से संध्या नाम की एक लड़की मारी गई। फिर अगला होता है सब इंस्पेक्टर प्रभाकर। वो लोग प्रभाकर से कहते हैं कि तुमने सागर नाम के एक लड़के को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसे एक्सीडेंट कहकर वो केस क्लोज कर दिया। और रामकृष्ण स्वामी, तुमने प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद फेमस सर्जन डॉक्टर सुधा ने पैसे टाइम पर ना मिलने की वजह से सीता नाम की एक लड़की का ऑपरेशन नहीं किया, जिससे कि उस लड़की की जान चली गई। लास्ट में रोमना और कीर्ति, तुम दोनों दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से एक छोटे बच्चे की मौत हो गई। लेकिन फिर भी तुम दोनों ने उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। तुम दोनों तो सीधा गाड़ी आगे लेकर निकल गए। अब अशोक इतना पढ़ने के बाद वो आगे की बात पढ़ नहीं पाता, क्योंकि अब आगे उस पेपर पर उसी के बारे में लिखा होता है। तो स्वामी रामाकृष्ण आगे पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अशोक, तुमने होटल में कैमरा छुपाकर लड़कियों की गलत वीडियो बनाई और फिर उनको ब्लैकमेल किया, उनको धमकाकर उनकी जिंदगी से खेला। और उसी तरह से उसमें लिखा होता है कि तुम सभी लोगों ने किसी न किसी को मारकर उनकी जिंदगी खराब कर दी और तुम खुद सभी लोग अपनी जिंदगी बहुत ही शान से जी रहे हो। लेकिन अब नहीं, अब तुम सभी लोगों को तुम्हारे किए की सजा मिलेगी और यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज की रात तुम सबकी आखिरी रात होगी। ऐसा सब कुछ उसमें लिखा होता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद प्रोड्यूसर को उस अशोक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारते हुए कहता है कि तुमने हम सबको यहाँ पर बुलाया था और अब यहाँ पर हमारे साथ नाटक कर रहे हो। अशोक कहने लगता है कि नहीं सर, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। मुझे एक हफ्ते पहले ही मेल आया था कि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाऊं और इस बिल्डिंग में एक एनवेलप रखा होगा, उसे ठीक 8 बजे ओपन करके सबके सामने पढ़ूं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। अब उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर सुधा सभी लोगों से कहती है कि असल में ये कोई इवेंट हॉल नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही पुराना मेंटल हॉस्पिटल है। बहुत साल पहले ये असाइलम पागल लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि उन लोगों को यहाँ पर रख सके। उसी दौरान पेशेंट की काउंसलिंग करने के लिए एक रशियन डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया गया था, पर उस डॉक्टर को लगा कि यहाँ के पेशेंट पागल नहीं, बल्कि उन्हें किसी आत्मा ने पजस किया है। इसलिए उसने सभी पेशेंट के ऊपर एक्सट्रीम टॉर्चर वाला मेथड यूज किया, जिसकी वजह से वो सभी पेशेंट एक एक करके मौत की घाट उतरने लगे। अब ये बात बाहर किसी को पता न चले, इसलिए इस मेंटल असाइलम को बंद करना पड़ा। सुधा आगे ये भी बताती है कि मैं जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, उसी समय मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज मैं हैरान हूँ कि मैं इसी हॉस्पिटल में खड़ी हूँ। अब दोस्तों, इस जगह के बारे में जानने के बाद सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। उसी वक्त ऐसा प्रभाकर सभी लोगों से कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ किसी को चलना है तो वो चल सकता है, वरना मैं तो यहाँ से अकेला ही चला जाऊंगा। जिस पर अब राजू और वो प्रोड्यूसर उसके साथ जाने लगते हैं। पर हैरानी की बात ये होती है कि बाहर आकर देखने पर वहाँ पर उन्हें एक भी कार दिखाई नहीं देती। ये नजारा देखने पर ये लोग शॉक रह जाते हैं कि सभी कार्स कहाँ पर गई। तो ये तीनों फैसला करते हैं कि यहाँ से चलकर ही चले जाएंगे। अब ये तीनों एक साथ यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी प्रोड्यूसर को टॉयलेट आता है। वो उन्हें कहता है कि आप थोड़ा आगे चलो, मैं आता हूँ। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखते हैं कि प्रोड्यूसर अभी तक नहीं आया और वो उन्हें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इस पर प्रभाकर और राजू उसे ढूंढने के लिए वापस पीछे जाते हैं और तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो लोग उस खून को फॉलो करते हैं तो उन्हें झाड़ियों के अंदर कोंदाम की लाश दिखाई देती है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर रॉड से वार करके उसे मार दिया हो। अब उसी वक्त वहां से कार गुजरती है और उसे देखकर डर के मारे राजू और प्रभाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं, जिस पर उनको चोट भी लगती है और वो दोनों वहां पर बेहोश। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंडी नाम का एक लड़का इस पुरानी बिल्डिंग में आता है, जो कि थोड़ा लेट हो गया था इस इवेंट में आने के लिए। और साथ ही दोस्तों, थोड़ी देर पहले जो कार गुजरी थी वो और किसी की नहीं बल्कि एंडी की ही थी। अब यहाँ पर आते ही एंडी सीधा अशोक से ड्रग्स मांगने लगता है, लेकिन अशोक उसको वो पेपर लाकर देता है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई थी और उसके अंदर एंडी के बारे में भी लिखा होता है कि उसने अपने दोस्त का मर्डर किया है। और ये पढ़ने के बाद एंडी तो शॉक ही रह जाता है। यहाँ इस तरफ ऐसा प्रभाकर को जैसे होश आता है तो वो देखता है कि राजू कहीं दिख नहीं रहा है, जिस पर वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है।
और थोड़ी देर तक ढूंढने पर उसे एक जगह पर राजू की लाश दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक नुकीली चीज से उसका गला काट दिया हो और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी हो। ये सब कुछ देखकर प्रभाकर भागते हुए वापस से उसी बिल्डिंग में आ जाता है और हाँफते हुए सभी लोगों को बताता है कि प्रोड्यूसर और राजू की मौत हो चुकी है। ये सुनने के बाद सभी लोगों के पैरों तले जमीनें खिसक जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई है। इसलिए वो सभी लोग यहाँ से एक साथ बाहर निकलने का फैसला करते हैं। पर जैसे वो लोग बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ पर इवेंट मैनेजर अशोक की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और फिर से अंदर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। दूसरी ओर एंडी इन सभी चीजों को बहुत ही लाइटली ले रहा होता है। वो टेबल पर रखे हुए वाइन को पीता है और तभी वहाँ पर रामना और कीर्ति से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए। तो रामना उसे बताता है कि कैसे हम हनीमून के चक्कर में यहाँ पर फंस गए। अब एंडी यहाँ पर खड़े सुधा को ड्रग्स का इंजेक्शन देते हुए कहता है कि क्या आप मुझे ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा सकती हो। अब उसी वक्त दोस्तों स्वामी ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ जाता है और उस इंजेक्शन को दूर फेंक देता है। फिर क्या था, एंडी स्वामी जी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या आप जानते भी थे वो कितना कॉस्टली था, इतनी मुश्किल से मैंने उसे खरीदा था। अब उसके बाद एंडी एक ओजा बोर्ड बनाने लगता है स्पीड गेम खेलने के लिए। वो उन सभी लोगों से कहता है कि इसकी मदद से अभी जो लोग मरे हैं वो उनकी आत्माओं को बुलाकर उनसे पूछताछ करेगा। स्वामी को लगता है कि ये लड़का ये सब कुछ क्या कर रहा है। वो उसकी बेवकूफी देखकर वहां से बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करते हुए वेदा भी उनके पीछे जाती है और कहती है कि मुझे तो इन सभी लोगों के पीछे एंडी का ही हाथ लग रहा है। लेकिन स्वामी उसे कहते हैं कि नहीं, वो एक पागल लड़का है, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी जब अशोक की मौत हुई तो वो तो हमारे साथ ही था। दोस्तों तभी हम देखते हैं कि अचानक स्वामी जी के मुंह से झाग निकलने लगता है और उसी जगह पर खड़े खड़े उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वेदा घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। अब स्वामी जी की लाश को देखकर उन सभी लोगों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि सांप के काटने की वजह से उसकी मौत हुई है। तभी हम सुधा को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरह का बिहेव कर रही थी, लेकिन एंडी अभी भी अपनी जगह से नहीं उठा होता है। वो वही उसी जगह पर बैठे बैठे सभी लोगों से कहता है कि अब मैं यहाँ पर स्वामी जी की आत्मा को बुलाने वाला हूँ, क्योंकि ताजा ताजा उनकी मौत हुई है और उनकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही होगी। अब ये फालतू की बात सुनकर ऐसा प्रभाकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां पर रखी हुई बोतल को उठाकर एंडी के सर पर मार देते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों एंडी उनके ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं होता और वो सभी लोगों से कहता है कि बताओ मैंने गलत क्या किया, मैं तो तुम सभी लोगों की मदद करना चाहता था। जिसके बाद दोस्तों किसी तरह से इस माहौल को शांत किया जाता है। यहाँ पर वेदा सभी लोगों को बताती है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मुझे मेल आया था कि मुझे एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए आना है और साथ ही उसमें ये भी लिखा था कि वो मेरे लिए एक कार भेजेंगे। फिर सुधा बताती है कि मुझे कहा गया था कि मिनिस्टर की बीवी को कुछ हेल्थ इश्यूज है, इसलिए वो मेरे लिए एक गाड़ी भेजेंगे। उसके बाद प्रभाकर बताता है कि मुझे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी कि यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटी होने वाली है, इसीलिए वही देखने के लिए मैं यहाँ पर आ गया था। अब इनकी बातें होती है तो तभी कीर्ति को टॉयलेट आती है तो रामना और कीर्ति ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुधा कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है और दोस्तों उससे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसके चलते अब वो जैसे ही ऊपर जाकर देखती है तो उसे वहां पर रामना और कीर्ति की लाश दिखाई देती है। वो दोनों ही रस्सी से लटक रहे होते हैं। अब ये देखकर सुधा डर के मारे जोर से चिल्लाती है कि ये सब कुछ क्या हो गया। फिर सुधा की आवाज सुनकर बाकी के सभी लोग भी ऊपर आ जाते हैं। तभी सुधा को चक्कर आ जाता है और वेदा उसे किसी तरह से संभालती है। अब एंडी सभी लोगों से कहता है कि ये कौन है जो एक एक करके सभी लोगों को मार रहा है और इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, तो फिर यहाँ पर हमें ही क्यों बुलाया गया है। ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच कोई कनेक्शन हो। उसके बाद एंडी सभी लोगों से कहता है कि आप मुझे अपनी कहानी बताओ कि आपने क्या क्राइम किया है, देखते हैं हमारे बीच में क्या कॉमन है। तो इसलिए अब वेदा सबसे पहले अपनी कहानी बताने लगती है कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन से पहले एक बैंक में जॉब करती थी। उस वक्त सेल्वी नाम की एक लड़की मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी जो कि उसी बैंक में मेरे साथ कैशियर की पोस्ट पर काम करती थी। वो हमारे बैंक में नई नई ज्वाइन हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। और एक दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनके ऑपरेशन के लिए मुझे 10 लाख रुपए उनकी जरूरत थी। इसलिए मैंने सेल्वी से पैसे मांगे और कहा कि मुझे पैसे दे दो और कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगी। लेकिन अचानक बैंक के अगले ही दिन इंस्पेक्शन वाले आ गए और बैंक में पैसे कम दिखाई देने की वजह से उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सेल्वी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वही बैंक में कैशियर का काम करती थी। उसके बाद सेल्वी ये बदनामी झेल नहीं पाई और उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली।
अब उसके बाद यहाँ पर एंडी ऐसा प्रभाकर को अपनी कहानी बताने के लिए कहता है कि सर आप अपनी क्राइम स्टोरी बताओ। तो दोस्तों ऐसा प्रभाकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है। तभी एंडी कहता है कि ठीक है सर, पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो मेरे ही फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। फिर एक दिन मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और मैंने वहीं पर मेरे फ्रेंड को गन से शूट कर दिया। तो थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने मुझे कैसे भी करके जेल से बाहर निकाला। अब दोस्तों उसके बाद एंडी प्रभाकर को फोर्स करने लगता है अपनी कहानी बताने के लिए। तो फाइनली प्रभाकर अपनी क्राइम स्टोरी बताना शुरू करता है। तो हुआ ये था कि एक दिन सागर नाम का एक लड़का मेरे पास आया था। उसे एक कांस्टेबल लेकर आया था, जहां पर दोस्तों सागर ऐसे कहता है कि सर मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, जहां पर रिसेंटली तूफान आने की वजह से सब कुछ डूब गया। पिछले साल भी तूफान आया था, लेकिन उसकी वजह से गांव को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हमारा गांव डूब गया। असल में बात यह है कि समंदर और गांव के बीच में कुछ रेत का एरिया था और वही रेत गांव वालों को तूफान से बचाती रहती थी। लेकिन एक कंपनी उस रेत की स्मगलिंग करने लगी, जिस वजह से वो रेत खत्म हो गई और यही कारण था कि तूफान आने की वजह से उनका गांव पानी से डूब गया। सर ये सब कुछ मनोरा नाम की कंपनी कर रही है। साथ ही साथ इस स्कैम में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर सागर सारे एविडेंस की फाइल प्रभाकर को दिखाता है। तो प्रभाकर उस फाइल को लेने के बाद थोड़ा बाहर जाता है और दोस्तों वो कॉल करके ये सारी बातें एजुकेशन मिनिस्टर को बताता है कि सर मेरे पास एक लड़का आया है जिसका नाम सागर है और वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है। तो वो मिनिस्टर ऑफिसर से कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम वो सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, तुम कैसे भी करके उस लड़की को रास्ते से हटा दो। तो दोस्तों फिर क्या था, इसके बाद ऑफिसर प्रभाकर सागर को पुलिस स्टेशन में मार मार कर उसे खत्म कर देता है और फिर अपने कांस्टेबल से कहता है कि इससे एक एक्सीडेंट केस लिख दो और लिख देना ये दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और तभी एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी मौत हो गई। खैर अब दोस्तों हम प्रेजेंट में देखते हैं एंडी टेबल पर रखी हुई कैंडल बुझा देता है। अब उसके कुछ देर बाद एंडी नृत्य करते हुए ऐसा प्रभाकर के सामने आता है और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर एक शॉकिंग बात रिवील होती है कि यहाँ पर कोई भी आदमी मरा नहीं होता, सभी लोग जिंदा होते हैं। जिसके बाद सभी लोग उसके सामने आते हैं और सुधा प्रभाकर को मारते हुए उससे पूछती है कि बताओ तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। और दोस्तों यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुधा, वेदा, राजू, रामाकृष्णा, गंगाधम, रामण्णा और कीर्ति और वो अशोक भी ये सब एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं और ये इन सभी लोगों के असली नाम भी नहीं होते। असल में दोस्तों ये सभी लोग अपने घर में सागर की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी सुधा को पता चलता है कि उसके भाई सागर की मौत हो गई है। जिस पर सुधा सागर को देखने के लिए मॉर्चरी रूम जाती है और वहां पर वो सागर के शरीर पर कई सारे निशान देखती है, जिसे देखकर उसे इतना तो पता चल जाता है कि उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, जरूर उसे किसी ने मारा है। और दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में जिस आदमी को हमें दिखाया गया था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अशोक होता है, वही अशोक जो सागर का भाई है। अब उसके बाद संध्या शिवजी के मंदिर जाकर उनसे सवाल करने लगती है कि हे भगवान मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि तुमने हमारे सागर को हमसे छीन लिया। इतना कहकर वो मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सिर पटकने लगती है, जिससे कि सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उसके बाद वहां पर एंडी आता है, जिसका असली नाम होता है वीर जी। वो सागर की माँ को होश में लाता है और उनसे पूछता है कि माँ जी आपकी परेशानी क्या है। जिस पर सुधा उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से सागर को मारकर उससे एक एक्सीडेंट के केस में दिखा दिया और इतना बड़ा गुनाह करके वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही आजादी से घूम रहा है। अब ये सब कुछ बातें सुनने के बाद बिरजू उसे कहता है कि मेरी माँ को नाट्य बहुत ज्यादा पसंद था, जो कि उन्होंने मुझे सिखाया है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं हर साल इसी मंदिर में आकर वो नाट्य करता हूँ, अपनी माँ की परंपरा निभाते रहता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप सागर का मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा और उसके बाद ही मैं अपना नाट्य पूरा करूंगा। जिसके बाद दोस्तों विरजी सागर के यानी कि सुधा के घर पर चला जाता है और उनके सभी फैमिली मेंबर को अपना प्लान बताता है। उन सभी लोगों को एक एक रोल दे देता है, जिसके बाद ये सभी लोग उसी बिल्डिंग में आकर अपना अपना रोल अच्छी तरीके से निभाते हैं। और अब तो आपको पता ही है कि इस बिल्डिंग में क्या क्या हुआ था। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर प्रभाकर ने जो भी बोला था, मतलब कि अपना जुर्म कबूल किया था, वो सब कुछ विरजी ने रिकॉर्ड कर लिया था उसके खिलाफ सबूत के तौर पर। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले आते हैं और ऑफिसर प्रभाकर को अरेस्ट करके ले जाते हैं और इन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रामा किया था।
प्रभाकर को अपने जाल में फंसाकर उससे सच उगलवाने के लिए। और आखिरकार सच सामने आ जाता है और प्रभाकर को सजा मिलती है। तो दोस्तों, इस मूवी के एंडिंग में जो ट्विस्ट आपने देखा, ये ट्विस्ट आपको कैसा लगा? कि आप में से किसी ने भी सोचा था कि आगे जाकर ऐसा होने वाला है? और अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई मूवी आपको कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।